तो दोस्तों हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। मैंने आपको इसके लिए 10 सेकंड दिए थे, देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कर चुके हो कि नहीं। अगर कर चुके हो तो आप इसको एक काम करना, टैली करना। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है आपको। तो पहला काम क्या है, आपको देखना है कि ये जो ग्राफ की लाइन है जो कि टी पे बेस्ड है, ये किसके प्रोपोर्शनल है। क्या बोला, किसके प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अब आपको देखना है कि अब आपको ये भी पता है कि पी वी प्रोपोर्शनल है, वी वी प्रोपोर्शनल है टी के, है ना। अब इसका मतलब है किसी एक को आपको प्रोपोर्शनल लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि पी को मैंने टी के प्रोपोर्शनल मान लिया, या फिर मैंने वी को टी के प्रोपोर्शनल मान लिया। तो चलो इसी को लेके चलते हैं। अगर मैंने वी को प्रोपोर्शनल मान लिया तो इसका मतलब क्या है, मुझे दूसरा वाला जो टर्म है, तो मतलब पी का क्या होगा फिर अभी, तो पी अभी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, अभी पी कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। तो पी विल बी कांस्टेंट। तो मतलब इसका एक ऐसा लाइन हम खींचेंगे जिस लाइन में ये पूरे तीनों की तीनों लाइंस आ जाए। तो मतलब ये है एक कांस्टेंट लाइन, और ये क्या है, पी कांस्टेंट मान लिया हमने। मतलब ऐसे आप ब्रैकेट में लिखो, वैसे आप कंसीडर मत करने जाना इसको, मतलब कंसीडर करने के लिए ठीक है, पर वहाँ पे लिख मत देना जहाँ पे भी आप ये चीज़ कर रहे हो। फिर क्या करना, जहाँ पे भी वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उनमें एक एक डॉट्स बना दो, और उसके नीचे आप वॉल्यूम का लाइन क्रिएट कर दो। इससे आपको 3 वॉल्यूम मिलेगी, V1, V2 और V3। और आपको पता है वॉल्यूम अगर इस साइड में ज़्यादा जाएगी, मतलब जितना इस तरफ जाएगा उतना वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। तो मतलब V3 विल बी ग्रेटर देन V2 विल बी ग्रेटर देन V1। समझ में आ गया। तो इससे पता चलता है कि और आपको पता है कि V T के प्रोपोर्शनल है, देन T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। दिस विल बी आवर आंसर। ये तो चलो इजी था, क्योंकि इसके पहले जो मैंने आपको ग्राफ बताया था उसमें ये सेम कॉन्सेप्ट लगा था। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको V/T दिख रहा है और यहाँ पे आपको T दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में ना आपको जो चीज़ कॉमन दिखे, जैसे इन दोनों में T और T कॉमन दिख रहे, उसको कांस्टेंट मान लो। इससे पता है क्या होगा, आप किसी एक को वेरिएबल मानते हुए चलोगे। यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन होगी अगर आप बस V को कांस्टेंट मान के चलोगे तो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी नॉन कांस्टेंट है, इसमें भी। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया तो V का क्या होगा, तो PV इज इक्वल टू nRT। और आपको पता है V और ये जो ग्राफ की जो लाइंस है, ग्राफ की लाइंस का V के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर V की वैल्यूज जब निकालोगे तो उसका उल्टा P की वैल्यूज कर देना, बस इसका इतना ही मतलब है। तो अभी हमको क्या लेके चलना है कि T क्या है, कांस्टेंट। T कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को एक ऐसा लाइन खींच दो जो कि कांस्टेंट होगा और तीनों लाइंस को कवर करते हुए चलेगा। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे डॉट्स बना दो। इससे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे V1/T, क्योंकि T कांस्टेंट है इसलिए T1, T2, T3 नहीं लिखना। यहाँ पे V2/T होगा, यहाँ पे V3/T होगा। समझ रहे हो ना। अब देखो ध्यान देना, जितना हम इस तरफ जाएंगे उतना V/T क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि V3/T इज ग्रेटर देन V2/T इज ग्रेटर देन V1/T। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। क्यों, क्योंकि ये इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या हो जाएगा, P3 नहीं होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो V3 और P3 एक ही हो जाता। अब ये इनवर्स है तो यहाँ पे सिर्फ ये होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हमारा खत्म होता है पूरा का पूरा ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। और अब हम बढ़ेंगे आगे की नोट्स में। ठीक है ना। तो दोस्त मैं आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा का पूरा चैप्टर में जिस तरह से आपको अप्रोच करना है, ये तो नीट लेवल का क्वेश्चन होगा अगर मैं आपको बताऊं, पर अगर आप एक जेईई स्टूडेंट हो और आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए तो वो ये वाले क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन में। देखो आपके पास है PV इज इक्वल टू nRT। आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, आपको जस्ट उसको टिक करना है। क्या करना है, टिक करना है। देखो ये मैं बेसिक लेवल में बोल रही हूँ, जब आप एडवांस में हो जाओगे तो आपको टिक करने की जरूरत नहीं, आप विजुअलाइज करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं मिलता। प्रेशर ऑफ अ गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर क्या है, इज 2 atm, मतलब प्रेशर भी यहाँ पे गिवन है, तो प्रेशर और वॉल्यूम को आपने टिक कर लिया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ही पूछा गया है। इफ द प्रेशर इंक्रीजेज बाय 50%, और प्रेशर आपको गिवन है,
मतलब क्या पता चल रहा है आपको? पता है आपको इनके बीच में खेल खेलना है और इनको इग्नोर करना है। क्या बोला? इनको इग्नोर करना है। जो पूछा नहीं गया उनको हटा दो अपने दिमाग से। मतलब आपको इनमें गेम खेल रहा है। मतलब पी वी विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम इनको हटा रहे हैं और जिनको हम हटाएंगे उनको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। समझ गए? अच्छा, अब इसका आपको क्या करना है? जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाती है इसका मतलब आ जाता है P1 अगर PV कांस्टेंट आ जाता है, चलो इसको ही समझो, PV अगर कांस्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? आप इसको P1 V1 और P2 V2 को इस तरह से लिख सकते हो। मतलब कि आपको अगर P1 V1 और P2 V2 निकालने को पूछे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है आपको P1 की वैल्यू दी है, V1 की वैल्यू दी है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल बोला है। क्या मतलब? अच्छा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ प्रेशर इंक्रीजेस बाय इतना। मतलब आपको एक फाइनल प्रेशर निकालना है और आपको इनिशियल प्रेशर पूछा गया है। इसका मतलब क्या है कि आपको इनिशियली दी हुई है सारी की सारी कंडीशन और आपको फाइनली निकालनी है। और पीवी कांस्टेंट को आप P1 V1 और P2 V2 को इस तरह से लिख सकते हो। अब आगे देखो, आपको जो दी हुई है यहाँ पे सेट कर दो और P को भी दी हुई है ये भी सेट कर दो, तो इससे आपको ये वाली जो V2 होगी वो आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान देना, अब आपको क्या बोला गया? 10 लीटर है क्या? V1, तो आप यहाँ पे नोट कर लो सोल्यूशन लिख के, V1 इज इक्वल टू 10 लीटर। ओके, और प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू 2 atm। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रेशर लिखो आप P1 2 atm। अब आपको क्या बोला है? व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम मतलब V2 निकालना है। व्हाट विल बी का मतलब फ्यूचर वॉल्यूम। ओके, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 50%, मतलब पहले कितना था प्रेशर? P2। देखो कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं। देखो पहले कितना था? 2 atm, तो 2 इधर लिखो। अब इंक्रीज वाला वर्ड बोला है, इंक्रीज मतलब प्लस, इंक्रीजेस बाय वाला वर्ड का मतलब होता है प्लस। ठीक है ना? कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? 50% से। जिसका इंक्रीज हुआ है उसको पहले लिखो मल्टीप्लाई बाय 50%। समझ रहे हो? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब 2 + 1 3, तो मतलब प्रेशर P2 जो होगा वो हमारा 3 atm होगा। पर अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर डिक्रीजेस बाय 50% बोलते तो आपको क्या करना पड़ता? बस यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता। इनिशियल के साथ आपको 50% और जोड़ना होता। और वो कैसे जोड़ते हो? इस तरह से जोड़ते हो। आपको डिस्काउंट, कभी अगर आप इस चीज़ को ट्राई भी करना चाहते हो ना अपने रियल लाइफ में, तो जब आपको किसी भी फ़ोन में या किसी भी चीज़ों में डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलता है ना, अमेजोन या बाकी सारे कंपनीज़ की, तो तब उस पर ऐसे करके इस तरह से सॉल्व करके देखो। उसका मतलब ऐसा ही होता है कि डिस्काउंट का मतलब आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो डिस्काउंट जैसी चीज़ों को सॉल्व करने से आपको इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल भी दिख जाएगा। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। तो हमको सब कुछ मिल चुका है, अब हम इस पर डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। 10 × 2 = 3 × V2, और यहाँ पे हो जाएगा 20 × 3 विल बी इक्वल टू आर V2। समझ गए? तो इतना ही आप लिख दोगे तो इतना काफ़ी है। ओके, सो दिस विल बी आर आंसर। तो आप इसको अच्छे से लिख लो, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में लेके चलती हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन के थ्रू ना आपका सारा परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फियर पूरी तरह से दूर हो जाएगा। पता है क्यों? देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दी होगी, किसी की भी वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी होगी। ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान देना। पहले तो आपको बोला हाउ मच अ प्रेशर ऑफ अ गैस शुड इंक्रीज, मतलब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? PV = nRT लिखना है। तो प्रेशर पूछा गया है। ओके, हाउ मच इंक्रीज, शुड इंक्रीज मतलब कितना इंक्रीज होना चाहिए। ओके ना? शुड इंक्रीज, फ्यूचर के बारे में बात की गई है। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, मतलब हमको वॉल्यूम को डिक्रीज करना है सो दैट प्रेशर इंक्रीज हो सके। कितना? बाय 5%। ठीक है ना? बोलने का मतलब मोटा मोटा ये है कि हमको प्रेशर के बारे में और वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये बोला गया कि ये क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे PV इज कांस्टेंट। समझ गए? अब यहाँ पे आप P1 V1 = P2 V2 डालोगे। ठीक है? अब मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे बोला है हाउ मच अ प्रेशर ऑफ अ गैस शुड इंक्रीज। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे बोला है कि इंक्रीमेंट कितनी होगी प्रेशर की। ठीक है? उस पर बाद में बात करेंगे। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय 5%, मतलब यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ड के थ्रू आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बोला है, हमको क्या करना है?
इसको निकालना है और इसको निकालने के लिए हमको वॉल्यूम को क्या करना है 5% से डिक्रीज करना है। मतलब मान लो कि अगर इनिशियल वॉल्यूम 100 है तो अगर फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे मैं इनिशियल टर्म्स लिखूँ और यहाँ पे मैं फाइनल टर्म्स लिखूँ, ठीक है ना। इनिशियल वॉल्यूम क्या है 100 है तो उसका 5% अगर आप कम करोगे तो क्या होगा 95 हो जाएगा। ऐसे तो दिमाग लगा ही सकते हो ना आप। अच्छा, तो प्रेशर में क्या कितना मतलब क्या होगा, प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि पहले 100% में रहेगा प्रेशर, समझ रहे हो ना। तो बाद में कितनी प्रेशर होगी, ठीक है ना, उसके इंक्रीमेंट के बाद उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको रब आउट कर देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको रब आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, यही से मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 100 क्यों लिया, बहुत बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जो आंसर आएगी ना प्रेशर की दोस्त, वो 100 से ज़्यादा आएगी। और जब आंसर 100 से ज़्यादा आएगी वही हमको बताएगा कि वो कितना 100% से इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि 100 को ही हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि वो इनिशियल वॉल्यूम है। तो 100 ही हमारा स्टैंडर्ड टर्म है, वहाँ से कितना इंक्रीज़ हुआ है उसको निकालना है हमको, ठीक है ना। तो ध्यान दो, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहाँ पे हमने क्या क्या बता ली है कि P1 इज इक्वल टू व्हाट 100, P2 इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, V1 इज व्हाट 100 और V2 क्या हो जाएगा जो हमको पता है 95, इतना पता है आपको। ओके, तो अब देखो क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय 95। अब जब इसको आप सॉल्व करने निकलोगे तो आपको 100 इंटू 100 अपॉन 95 आंसर मिलेगा। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको P5 105 के आसपास दिखेगा P2। और इससे आपको क्या पता चल रहा है पता है, कुछ आगे भी वैल्यूज़ रहेंगी पर अप्रॉक्स वैल्यूज़ ये रहेगी, ठीक है ना। इससे आपको क्या पता चलता है पता है कि जो P2 है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 105 माइनस P1 मतलब 5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये आपका आंसर आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है ना, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगी, ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था और ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, और आपको क्या करना है, आंसर निकालना है और आपको ये देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। और इसका आंसर जो है वो है 20%, और अगर आपका आंसर मैच कर गया मतलब आपका आंसर सही निकला, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई करो इस होमवर्क को सॉल्व करने का, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है और इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस प्रेशर की जगह टेम्परेचर का इस्तेमाल किया मैंने। अब दोस्त हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में। किसके बारे में? डेंसिटी ऑफ गैस। गैस कितना डेंस है, किसी भी कंटेनर में कितनी डेंसिटी है उस गैस की, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं आएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। सिंपल एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बस न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। 2-3 चीज़ें दी होगी और चौथी चीज़ आपको निकालनी है। तो क्या है इसका फॉर्मूला? इसको मैं अगर डी से डिनोट करूँ, देन डेंसिटी, जिसको हम डी से नहीं रो से डिनोट करते हैं वैसे तो, ठीक है ना। आप इसे रो से ही डिनोट करो, और अगर डिनोट करते भी है तो इसको स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं, पर हम इसको रो मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है देखो। अब मुझे एक बात बताओ, आप अभी इंडिया में रहते हो और आपको पता है कि किसी भी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको हमको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे? पीएम की आरती उतारेंगे। क्यों करेंगे? पीएम की आरती उतारेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे वो नहीं पता, पर पीएम की हम आरती उतारेंगे, क्योंकि हम इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं। इस तरह से आप इसका ट्रिक अपने नोटबुक पे लिख सकते हो। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, दैट्स वाई वी नीड टू वर्शिप आवर प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इससे आपको क्या पता चलता है? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर की आरती, ओके। और यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो? प्राइम मिनिस्टर की आरती, ओके। ऐसे आप इस चीज़ को लिख सकते हो, सो दैट आपको ये याद रहे। और ये है हमारा क्या? फॉर्मूला, ओके। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लो, ओके। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इतने से फॉर्मूला के थ्रू पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कब क्या पूछा जाएगा तो क्या आंसर देना है। यहाँ पे तो बस यहाँ पे लिख दो, इन अ हाईली
डेंस कंट्री वी शुड डू, बस इतनी सी बात यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके लिख दो, ये ट्रिक है, ठीक है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रिक है। ओके, आगे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच। बहुत मजे हो गए, अब अप्रोच सुनो, ठीक है ना। P मतलब तो प्रेशर हो गया, और ये आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था पूरी प्रेशर की कहानी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रेशर समझने के लिए और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। M क्या है हमारा? मोलर मास। क्या है? मोलर मास। आपको ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या पूछा जाएगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है? 44। आपको किसी भी गैस का डेंसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा, मतलब कि इस गैस को अगर मैंने कंटेनर में डाल दिया तो इतने टेम्परेचर में कितनी डेंसिटी होगी उसकी, मतलब कि इतने टेम्परेचर में, मतलब कि यहाँ पे आपको किसी का भी गैस नेम दिया जाएगा और आपको पता है किसी भी गैस नेम का मोलर मास कैसे निकालते हैं। अच्छा, टेम्परेचर आपको किस में दी जाएगी? कभी कभी डिग्री सेल्सियस में दी जाएगी, पर आपको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। समझ रहे हो ना? कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक केस में आपको ये करना है, अगर कभी भूल गए ना तो भाई आपके आंसर में रिफ्लेक्ट आएगा, ठीक है ना। पर हाँ, चेंज इन टेम्परेचर में आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतनी सी रिकमेंडेशन आपको करो। अच्छा, आर की वैल्यू क्या होगी? आर तो यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट है, पर आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे आपको आर, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 0.0821 वाला आर यूज़ करना है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया कि किस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अप्रोच कैसे करना है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। पर दोस्त, मुझे ना आप में से कुछ बच्चों पे ना डाउट होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको 1-2 क्वेश्चंस करवा ही लेती हूँ, एक ही क्वेश्चन करवाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, वो ये है, आपको मैंने आर की वैल्यू क्यों निकालने की बोला कि 0.0821 है, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगी ना, तब आपको उस आर की वैल्यू को ये यूज़ करना है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने आपको आर के 3 डिफरेंट वैल्यूज़ बोले थे, एक में आपको बताया था एटीएम, दूसरे में बोलता है जूल, है ना। इस तरह से मैंने आपको आर के कुछ वैल्यूज़ बताए थे। तो जब एटीएम का वैल्यू अगर आपको आर में निकालना होता है तो आपको 0.0821 का इस्तेमाल करना होता है। तीसरा हमने कैल बताया था, और मैंने ये आपको ये भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में आ जाते हैं, पर जब नहीं आते तब आपको इसका जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो मतलब हमको आंसर एटीएम में चाहिए, समझ रहे हो ना। और आपको पता है कि प्रेशर और एटीएम किसका वैल्यू है? प्रेशर का। और आपको पता है कि प्रेशर mmHg में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? तब आप क्या करोगे? अब तो आप फंस गए। और आपको मैंने बताया mmHg जो होती है वो क्या होती है, अगर उसको आप 1 atm, मैंने आपको बताया था, यूज़ करते हैं, चलो 1 atm इज इक्वल टू, अच्छा mmHg को मैंने एक और टर्म बताया था, अगर आप स्टार्टिंग वीडियोस में वापस जाओगे तो आपको एक और टर्म बताया था। क्या बताया था? टॉर। अगर आप नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है। एटीएम, mmHg और टॉर एक ही चीज़ होती है। 1 atm में कितनी पावर होती है? 760 टॉर की, ये भी आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है? अगर इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, सो दैट आपको इसका आंसर मिल सके, ठीक है ना। तो इसको क्या करो आप? 760 एटीएम लिखो, 760 को डिवाइड करो इसके साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक टॉर की वैल्यू है जो कि है क्या? 745। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर किस में आएगा? एटीएम में आएगा। ओके, तो आपको क्या करना है? 745 को क्या करना है? 760 के साथ डिवाइड करना है टू गेट योर आंसर इन एटीएम। समझ में आ गया? और अगर आंसर एटीएम में आएगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0821। समझ में आया? टेम्परेचर क्या होगी? 65 डिग्री, 65 प्लस 273। समझ में आया? आगे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? 44 मोलर मास, ठीक है ना। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा, और इसके थ्रू आपको PRTM मतलब PMRT सारे मिल गए आपको। अब आप आराम से डेंसिटी निकाल सकते हो कि नहीं? अब आप ये खुद ही निकाल लेना कैलकुलेटर करके, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्त, अब मैं बात करूंगी नोट सी की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नोट सी।
और हेडिंग लगाइए। देखो हेडिंग लगाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले हमारे 3 लॉयर्स थे, उन्होंने जब लॉयर की पढ़ाई की तो लोगों ने लोकल लेवल का लॉयरशिप पास कर ली, ठीक है ना। अब वो लोग लोकल लेवल में एक लॉयर बन चुके हैं। अब क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि लॉयर बनने का क्रेज़ हो ही रहा है तो कुछ लॉयर और उभर के आए, और वो 2 लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो लोकल लेवल से स्टेट लेवल वाली कर दी है। अब ये कुछ लॉयर्स है, ये कौन है, ये एक ऐसे शाने लॉयर्स है जिनका एक खुद का ही अलग सा टॉपिक है। वो 3 जो लॉयर्स हमने पढ़े थे वो हमने तीनों के तीनों आइडियल गैस में देख लिए थे। अब हम 2 ऐसे लॉयर्स देखेंगे जिनके नाम की खुद की टॉपिक है, ठीक है ना। तो पहला लॉयर जो आया था हमारे इंडिया में, उसका नाम है डाल्टन्स। अब ये डाल्टन जो है ना भाई, ये हर एक जगह पे आता है, आपको भी पता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी इसी ने दिया था, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये हो जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है ना। मैं लाइंस अच्छे से नहीं खींच सकती तो आप अच्छे से खींच लेना। अच्छा, बात करते हैं ये बताता क्या है। देखो पार्शियल, ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पे जो मेन चीज समझने की है वो ये है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर को ही डाल्टन्स लॉ दे चुका है। तो मतलब आपको डाल्टन लॉ को नहीं, आपको पार्शियल प्रेशर को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ही डाल्टन लॉ है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ये है हमारा एक कंटेनर, क्या है, ये है हमारा एक कंटेनर। मैं एक काम करती हूँ, इस कंटेनर को यहाँ पे बनाती हूँ। डायग्राम शुड बी मेड एट द साइड ऑफ द एट द कॉर्नर ऑफ बोर्ड। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कंटेनर। कंटेनर में आपको गैसेस दिखेंगे, और ये एक ऐसे गैसेस है जो रिएक्ट नहीं होते हैं, ये सिंगल रहते हैं, ये कंपाउंड में नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल हीलियम गैस, ओके, ऐसे गैसेस जो कि इनर्ट गैसेस है, ऐसे टाइप ऑफ गैसेस, मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस। जब ये गैसेस, और मैं आपको हीलियम नहीं ABC करके बताती हूँ, ओके, ये आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो ये सब गैसेस क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अगर मेरे को किसी भी इंडिविजुअल गैस का, मतलब इस पे ये मूवमेंट कर रहा है, अगर मैं इसके घर में जाती हूँ और आपको इसको बोलती हूँ कि भाई आपके लाइफ में कोई प्रेशर है क्या, ए वाले को उठा के बोलती हूँ आपके लाइफ में कोई प्रेशर है क्या, तो ये बोलता है कि हाँ है मेरे लाइफ में प्रेशर। तो मैं बोलती हूँ कैसे पता करूँ कि आपके लाइफ में प्रेशर है, तो ये बोलता है कि इसी को पता करने को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब किसी भी एक प्रेशर को आप अगर कंटेनर से निकालते हो और उसका प्रेशर डिटरमाइन करते हो, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। और टोटल प्रेशर क्या होता है, इन सब के प्रेशर को, मतलब सबसे पूछ लिया और इन सबको अपने सारे प्रेशर को आपने ऐड कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन क्या लिखना है, इन अ कंटेनर प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर बियर वाला प्रेशर नहीं, मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वाला, वो वाला प्रेशर नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो प्रेशर लग रहा है ना, ये टेम्परेचर जब सेम होता है ना, एक मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इन्हें कंटेनर प्रेशर ऑक्यूपाइड बाय नॉन रिएक्टिंग, ओके, नॉन रिएक्टिंग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, नहीं मॉलिक्यूल नहीं, गैसेस, खुद का गैस, इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो मैंने कहीं से याद नहीं किए किसी भी डेफिनेशन को, मैं आपको समझ के ही, आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट जैसी दिखती हूँ, तो मैं भी बस समझ के ही उसका एक डेफिनेशन क्रिएट करती हूँ। तो आपको डेफिनेशन क्रिएट करते हुए आना चाहिए, आपको कभी रटते हुए नहीं बैठना किसी भी डेफिनेशन को। जब आपको टीचर्स बोलते हैं ना, तो आपको इस तरह से उसको मतलब क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है, उसको इंक्लूड करना चाहिए। यही होता है सबसे मेन डिफरेंस। जब आप वाइवा में आपसे जब टीचर पूछते हैं डेफिनेशन, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यही मंत्र होता है डेफिनेशन को करने का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, और जिसको हम PP से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कंटेनर में कितने गैसेस दिख रहे हैं, 3 गैसेस दिख रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A दिख रहा है, तो यहाँ से मैं एक कंटेनर को निकालूंगी
तो आपको A दिख जाएगा, दूसरा निकालूंगी B दिख जाएगा, तीसरा निकालूंगी C निकल जाएगा। मतलब इस रूम में 3 लोग रहते हैं, A, B और C। तो मैं A के प्रेशर को पता कर सकती हूँ, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। B के प्रेशर को पता कर सकती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और C को बता सकती हूँ, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ C। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन सारे पार्शियल प्रेशर का टोटल निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। इसका मतलब टोटल प्रेशर ये सारे के सारे पार्शियल प्रेशर का क्या है, सम है। ओके, अब पार्शियल प्रेशर के जो सम को मैंने बताया अभी, PA, PB, PC। अब इसके प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करें? अगर आप इसी को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो आप P टोटल क्या डिटरमाइन करोगे? पर अभी क्या होता है कि अभी के टाइम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टोटल प्रेशर गिवन होता है, आपको पेपर में टोटल प्रेशर गिवन होता है और आपको तब बोला जाता है कि पार्शियल प्रेशर निकालो। इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग करके किसी ने सारे के सारे रूम में कितनी प्रेशर है वो तो डिटरमाइन कर लिया, पर एक इंसान कितना प्रेशर कर रहा है, मतलब कंटेन कर रहा है, कितना प्रेशर है उसमें, वो हमको निकालने के लिए बोला गया। समझ रहे हो ना? तो देखो, पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, जिसको मैं PP से डिनोट कर रही हूँ, ओके, यहीं पे बता देती हूँ। PP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, अच्छा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। देखो यहाँ पे PP का मतलब क्या है, PP का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये आपको पता है। ये X क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, और PT क्या है यहाँ पे, टोटल प्रेशर। बात ये आ जाती है कि आप मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि टोटल P टोटल कैसे निकालते हैं। तो बस इतना सा अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आ जाए तो आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ T, P टाइम मतलब टोटल प्रेशर। अगर किसी B का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है। बोलने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे, क्योंकि टोटल प्रेशर तो सब में सेम रहेगा। टोटल प्रेशर इज सेम फॉर PA, PB, PC, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तो इसका मतलब क्या है, आपको X की वैल्यू और PP की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द गैस। ठीक है, तो कैसे होगी इसमें चेंज, देखो आपको पता होना चाहिए, PP ऑफ A विल बी इक्वल टू XA बाय मल्टीप्लाई बाय PT, PP ऑफ B विल बी इक्वल टू XB मल्टीप्लाई बाय PT, PP ऑफ C विल बी इक्वल टू XC मल्टीप्लाई बाय PT। इस तरह से आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए। मतलब चेंज क्या हो रही है, ये दोनों क्वांटिटीज, और इन्हीं दोनों क्वांटिटीज के चेंज होने के पीछे का राज बताऊंगी मैं। मतलब आपको बताऊंगी कि मोल फ्रैक्शन को कैसे निकाला जाता है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B और मोल फ्रैक्शन ऑफ C, क्योंकि इन्हीं तीनों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखो, इसको निकालने का प्रोसेस, आपको सबसे पहले क्या करना है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स P ऑफ T, और फिर आपको देखना है कि आपको पूछा क्या क्या गया है। ठीक है ना, वो मैं बाद में बताती हूँ, स्टेप्स बताऊंगी फिर सॉल्व करने के। आगे बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं। नाम में ही बोला गया कि मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन। जब आपको फ्रैक्शन निकालना होता है तब आपको जो गिवन होता है उसको अपॉन टोटल फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, है ना। जो आपको गिवन होता है अपॉन टोटल, गिवन अपॉन टोटल कोई वो पर्टिकुलर क्वांटिटी दे दी जाती है, उसी का फ्रैक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बोला है, मतलब आपको गिवन मोल अपॉन टोटल मोल ऐड करना है। मतलब कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्योंकि A के बारे में बात की गई है, अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यहाँ पे भी वैसा ही। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में जब आपको दी हुई हो तो आपको इस तरह से XA, XB और XT निकाल लेनी है, और यहाँ पे आपको उसका वैल्यू डाल देना है जो भी आपको पूछा गया है, और P ऑफ टोटल निकाल सकते हो आप। तो आपको कभी कभी किसी भी मतलब ऐसे डायरेक्टली तो नहीं देते आपको, कभी कभी आपको डायरेक्टली ऐसे लिख के दे देते हैं कि 30 ग्राम्स ऑफ CO2। तो आपको कैसे निकालना है, 30 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा गिवन मास, CO2 का क्या हो जाएगा मोलर मास 44, गिवन मास अपॉन मोलर मास,
नंबर ऑफ मोल, तो उसको इस तरह से आपको नंबर ऑफ मोल में फिट करना आना चाहिए। तो आप इस चीज़ को लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब दोस्तों क्या हुआ कि ज़माना बदल गया, डेल्टन का ज़माना बदल गया। अब डेल्टन इतने सारे थियरीज दिए जा रहा था कि अब क्या हो रहा था, अब कुछ साइंटिस्ट में क्या हुआ, कुछ ग्राम के लोगों में, मतलब कुछ ग्राम के जो शहर थे, कुछ अब देखो डाल्टन क्या है, उसके पास इतनी नॉलेज थी कि वो शहर में आ चुका था, तो मतलब वो एक शहर का इंसान था। पर उनको देख के कुछ ग्राम के लोग भी मोटिवेट हो गए, और अब उन्होंने एक उसमें से एक साइंटिस्ट आया, और वो साइंटिस्ट कहाँ से आया, ग्राम से आया, तो उसका नाम है ग्राहम, लॉ ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन, क्योंकि उसने डिफ्यूज किया, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की उसने। अच्छा, ग्राम के आपको यहाँ पे नोट्स डी लिख दीजिए, ठीक है ना। देखो ग्राम के लॉ में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, पता है क्यों? अब जो है ग्राम से शहर में आया, मतलब अब उसको बहुत कुछ चीज़ें आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए उसको? पहले तो ये कि पहले उसकी थियरी क्या है, मतलब लोगों को बताना आना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पहले उसको ये आना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, मतलब कि इसका थियरी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका थियरी है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, मतलब दो गैसेस को जब आप इंटरमिक्स करते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, यही जो हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन बोलते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। ओके, इसके बिना आप इसको क्या बोलते हैं, फिर डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में डिफरेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन क्या बोला है, किसी भी दो गैसेस को जब आप मिक्स करते हो, कोई बात नहीं मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको कभी कभी ना ऐसे ऐसे कंटेनर्स दे दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, और इस कंटेनर में पहले बोला जाएगा यहाँ पे N2 गैस था और यहाँ पे O2 गैस था, और दोनों गैस में मतलब कुछ ना कुछ थी, और बीच में एक बैरियर था, और ये था इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन क्या हुआ, इस बैरियर को जब हमने हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गैसेस मिक्स हो जाएंगे। तो तब जो फॉर्मूला निकल के आता है उस चीज़ को आपको समझना है, तब आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को डील करने का आंसर ये ग्राम ने दिया, ठीक है ना। अब समझ में आया ग्राम बोलना क्या चाहता है। तो इसका बात सुन के लोगों को समझ में आया। अब लोगों ने बोला कि ठीक है तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो और तुम साइंटिस्ट बन चुकी हो, तो अब हम आपको इस चीज़ का पगार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, पगार मिलना चाहिए। अब वो पगार तो उसको मिलेगा, पर वो करेगा क्या उस पगार का, क्योंकि वो उसको ऑनलाइन मिल रहा है, और वो है इंसान ग्राम का, उसको कैश छोड़ के और कुछ पता नहीं है। और तो उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पेटीएम चलाना आना चाहिए। क्या चलाना आना चाहिए, पेटीएम। तो ध्यान देना, देखो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ना आपको ये आर, ये जो आर की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब बोलने का मतलब है आप उसने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को आर से डिनोट करने की कोशिश करी, और कैपिटल वाला नहीं स्मॉल वाला। तो उसको क्या आना चाहिए, पेटीएम चलाना, PA/TM। क्या आपको ये याद रहेगा? और अच्छी बात तो ये है कि ये रूट में है, मतलब कि पेटीएम चलाना उसको आना चाहिए। और आप सिर्फ ऐसे PA/TM मत लिख के आ जाना, एक रूट भी लगा देना, ठीक है ना। इसके साथ आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। पर दोस्त आपको ये भी पता होना चाहिए कि P A क्या है, T क्या है और M क्या है। ध्यान देना इधर, यहाँ पे A, T और जो M जो है ये कभी कभी आपको सेम देखने को मिल जाता है, और जब आपको ये सेम देखने को मिलेगा ना तो आपको ये पता चलेगा कि R P पे डिपेंड कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको सेम करके दे देंगी, तो आपको क्या करना है, जब आपको सेम क्वेश्चन में दिख जाएगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर, मोल, है ना, तब आपको उस कंडीशन को क्या करना है, उन सारी चीज़ों को आपको एक कॉर्नर में फेंक देना है। और जिनको वेरिएबल माना गया है, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग चीज़ है। वेरिएबल को जब कंसिडर की जाती है तब कांस्टेंट वाली चीज़ों को अपने आंखों से नज़रअंदाज कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको P, A और T इन तीनों को कांस्टेंट बोल दिया तो मतलब आपको नज़रअंदाज कर देंगे इन तीनों चीज़ों को। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट M के। ये आप समझते हो, इतना तो आप समझ गए। पर मैं अगर ये बोलूँ कि अब इससे पहले आप रूट M को कहाँ पे पढ़े थे,
जस्ट इससे पहले डेंसिटी में, ठीक है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm/RT, और यहाँ पे आपने मोल पढ़ा था, तो मतलब डेंसिटी और मोलर मास जो है, ये m को मोलर मास ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, m मोलर मास होता है। अच्छा, तो ये जो m आपने पढ़ा था उसका यूज कहाँ पे आएगा? अरे यहीं पे आएगा। कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे आप लिख देना डेंसिटी, क्योंकि ये रूट में है इसलिए इसको भी रूट में लेना पड़ेगा। इस तरह से आप डेंसिटी के टर्म्स में भी रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था जो मेरे को आपको बोलना था, पर हाँ इसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं अभी आपको इसको रब करके एक ऐसी बात बताऊंगी कि जब कभी आपको ऐसी नौबत आ जाए कि आपको इन फॉर्मूले से कोई काम ना आए, कोई काम ना हो पाए, तो आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है, तब आपको रेट लॉ की तरह भी अपने आप को बदलना इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने जब रेट लॉ पढ़ाया था, यहाँ पे मैं छोटा सा करके बताती हूँ आपको। हाँ, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपको रेट लॉ में क्या दिक्कत आई थी। आपने रेट लॉ सबसे पहले निकाला और आपको रेट लॉ से ये पता चला, क्या पता चला? रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नहीं, वो रेट लॉ था भाई, वो कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम पे डिपेंड करता था। तो वो ठीक है, किस पे डिपेंड करता था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रेट लॉ क्या था वो देखो, वो क्या था? किसी भी रिएक्टेंट का उतना टाइम्स, मतलब k टाइम्स ऑफ किसी भी रिएक्टेंट टू द पावर n, ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट हुआ करता था। ये आपको पता है ना, ये होता था रेट लॉ। पर आपको भी पता है डाल्टन्स लॉ की तरह इसको भी नौबत आई थी। क्या नौबत आई थी? कभी कभी हमको ये रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कभी कभी हमको टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाता था। कभी कभी हमको टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। कभी कभी हमको पूछ लिया जाता था कि इसमें आपको टाइम कैसे निकालना है। तब आप कैसे करते थे? तब आप इसको भी खोल देते थे। क्या करते थे? इसको भी सिचुएशन के साथ मोल्ड कर देते थे। तब आप रेट को क्या लिखते थे? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही, मतलब ये भी कंसेंट्रेशन ही है ना, इसका रिएक्टेंट का, अपॉन टाइम इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन टू द पावर n, ऐसे लिखते थे। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो LHS है R, इसको भी मैंने चेंज कर दिया। तो यही चीज़ मैं आपको सेम इसको मिटा के करवाना चाहती हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ऐसी नौबत आ जाए जहाँ पे आपको R की वैल्यू ना निकालने की जगह आपको वॉल्यूम, मोल्स, डिस्टेंस, ऐसी ऐसी चीज़ें जब निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालोगे। तो एक काम करो, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं जस्ट इसको रब करके बताती हूँ। तो चलो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ, किन किन के टर्म्स में? इससे पहले मैंने आपको बात की इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ओके, जिसको कि मैं n से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये चीज़ आपको भी पता है। तो मतलब इन तीनों के टर्म्स में आपको किस तरह से डिफ्यूजन को डिनोट करना है वो आपको आना चाहिए। आपको बताया जाता हो, फॉर एग्जांपल मान लो, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि R इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ऐसे बताया था ना। एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड में लेते हैं और R के इन वैल्यूज को निकालते हैं। ध्यान रखना, R जो कि है रेट, ये हमेशा टाइम के इन्वर्स होता है। ये हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक फिजिक्स के या साइंस के कॉन्सेप्ट में आपने ये चीज तो पढ़ी ही है। इसका मतलब क्या है, आपको अगर कहीं पे भी रेट निकालना हो तो टाइम को तो डिवाइड में रखो और ऊपर कुछ ना कुछ डाल दो, मतलब जिसके बारे में पूछा हो। मतलब अगर आपको डिस्टेंस के बारे में पूछा तो d लिख दो, अगर आपको वॉल्यूम के बारे में पूछा तो v लिख दो, और अगर आपको मोल्स के बारे में पूछा तो n लिख दो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जैसे कि R1 अपॉन R2, क्योंकि इसको अगर मैं R1 और हमको R1 और R2 के टर्म्स में लिखना तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको R1 अपॉन R2, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? N1/T अगर टाइम सेम है तो, या फिर अगर टाइम डिफरेंट है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा N2/T2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ये तो मोल्स हो गया। वॉल्यूम में भी ऐसा ही होगा, V1/T1 अपॉन V2/T2। अच्छा, डिस्टेंस में क्या? D1/T1 अपॉन D2/T2। आगे नंबर ऑफ मोल्स में, मॉलिक्यूलर मास में क्या? आपको पता है ये इनवर्स रिलेशन है, मतलब M2 ऊपर और M1 नीचे। इस तरह से आपको जब आपकी नौबत खराब आए तो आपको इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लो।